हेलो एवरीवन, आप देखना शुरू कर चुके हैं एसकेटी पॉडकास्ट हिट्स। मैं हूं आपके साथ शालिनी कपूर तिवारी। पैसा बोलता है मैं हमारी कोशिश है आपको ये बताने की कि इन्वेस्टमेंट आपको कैसे करना है और पैसा कैसे नहीं गंवाना है। ये जानने के लिए हमने इनवाइट किया सीए सुनील गर्ग सर को। बहुत डिटेल में उन्होंने बताया कि वो कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट हैं जहां पर आप निवेश कर सकते हैं, आपको मार्केट से कितना % रिटर्न एक्सपेक्ट करना चाहिए और क्या गलतियां हैं जो ज्यादातर लोग करते हैं। पार्ट 1 इस पॉडकास्ट का आज आपके सामने मैं लेकर के आ रही हूं। बहुत जल्द पार्ट 2 भी आपके सामने होगा। हमेशा मैं ये कहती हूं कि आपकी कोई भी राय है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और क्योंकि एसकेटी पॉडकास्ट हिट्स में हमारी थोड़ी एक्स्ट्रा मेहनत रहती है, हमारा एफर्ट थोड़ा ज्यादा रहता है, बड़े पॉडकास्ट को कुछ पार्ट्स में आपके सामने हम लेकर के आते हैं, इसीलिए हमारी इस मेहनत को रिवॉर्ड करने के लिए आप सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को। आगे बढ़ने के पहले पॉडकास्ट आपको लाइक करना है, कमेंट तो एनीवेज आपको करना ही है, मैं हमेशा रिक्वेस्ट करती हूँ। आज सुनील गर्ग सर के साथ पार्ट 1 आप एंजॉय कीजिए, जल्दी लेकर के आऊंगी पार्ट 2। क्विक मनी की क्या टिप्स हैं आपके पास? क्विक मनी का तरीका है कि आप अपनी इनकम बढ़ा लो, पैसा कमाओ, कमा के उसको इन्वेस्ट करो और फिर पैसे से पैसा बनाओ, तो पैसा अपने आप बोलेगा। पैसा कमा सकते हैं तो उसका कुछ है, कोई तरीका है आपके पास? बहुत तरीके हैं। एक वर्ड जो बहुत ज्यादा पॉपुलर है वो है फायर। ये जो फायर टर्म है, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, रिटायर अर्ली, कि आपकी डिक्शनरी में क्या ये एग्जिस्ट करता है और क्या ये बहुत इजीली अचीव किया जा सकता है? अगर आपको वो अचीव करना है, पैसिव इनकम 45 तक आपके पास बिल्कुल आपकी सैलरी बराबर आने लगे, तो वो चेकलिस्ट क्या होनी चाहिए जो 25 से ही व्यक्ति करने लगे? कुछ आपकी सेफेस्ट रिटर्न होनी चाहिए, रिस्क फ्री। अगर हम 4 स्लैब बना लें कि 6, 9, 12, 15 की स्लैब है, 6% के स्लैब में क्या है आपके पास में बैंक में एफडी आ रहा है या डेट फंड्स हैं 6-7% वाले, 9-10 वाले में क्या पोर्टफोलियो में है गवर्नमेंट। ज़्यादातर लोग आज के समय में सर 50,000 सैलरी और 60,000 खर्चे वाले हैं। वो खुद इन चीज़ों को बताते हैं हमें कि हमारा तो मतलब यही हाल है, हम तो क्रेडिट कार्ड पे चल रहे हैं। कर्ज लेके घी पीना चाहते हैं तो फिर आपके ऊपर है, फिर तो आपको कोई नहीं बचा सकता। मेरी सैलरी का कितना % तो मुझे सेव करना ही करना चाहिए? आपको कम से कम 50% इनकम जो आपकी है वो आपकी डिस्पोजेबल होनी चाहिए फॉर सेविंग्स एंड फॉर EMIs। 40% पर्सनल लोन लोग लेकर के घूमने जा रहे हैं, 1 हफ्ते की वेकेशन और 2 साल तक उसकी EMI भरते रहो। आपने होम लोन लेके मकान बनाया वो अलग बात है, आपने पर्सनल लोन लेके आपने घूमने चले गए वो अलग बात है। हाँ। क्योंकि जब होम लोन लेके आप मकान बनाते हैं तो आपके पास में असेट क्रिएट हो रही है, आप असेट की फंडिंग कर रहे हैं। अगर ऐसा हुआ कि यूरोप और अमेरिका में मंदी आई तो इंडिया में भी उसकी भले ही हल्की आहट सुनाई देगी, पर सुनाई देगी। क्या आप भी ऐसा कुछ महसूस कर रहे हैं? मुझे अगर 5 करोड़ चाहिए अगले 20 साल में, तो वो कैसे संभव होगा? मैंने एक घर बना लिया, अब अगर मुझे कहीं इन्वेस्ट करना है तो क्या मुझे दूसरी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाहिए? अगर आप दूसरा घर इसलिए बना रहे हैं कि मैं उससे रेंटल इनकम कमा लूंगा या कमा लूंगी, तो मैं उसकी सलाह नहीं देता। हमें से ज्यादातर लोगों ने कभी ना कभी कोई ना कोई स्कीम टैक्स बचाने के लिए जरूर खरीदी है। टैक्स सेविंग की जरूरत है, इसलिए मुझे क्या किसी स्कीम में जाना चाहिए या नहीं? अगर मुझे 20 साल ही अपनी लड़की के लिए सेविंग करनी है, बच्ची के लिए, तो क्या सुकन्या समृद्धि के ऊपर मैं 20 साल तक म्यूचुअल फंड को रखूं? क्या वो गारंटीड है म्यूचुअल फंड में रिटर्न आएगा ही आएगा? नहीं। कोई गारंटी दे सकता है? नहीं। सुकन्या समृद्धि योजना का गारंटी है, आएगा ही आएगा। क्रिप्टो को क्या बिल्कुल एंडोर्स नहीं करते हैं? उधर क्या देखना भी नहीं है, जाना भी नहीं है, 500 रुपए भी नहीं डालने हैं क्या? क्रिप्टो की सबसे बड़ी खूबी क्या है कि उसके सोर्स का नहीं पता। मतलब जिसके सोर्स का किसी को नहीं पता तो आप उसके पीछे क्यों भाग रहे हैं? क्या कोई कॉमन मिस्टेक ऐसी है जो मोस्टली पोर्टफोलियो में दिखाई देती है? आपने एक कहावत सुनी है, लालच बुरी बला है। ये जो लालच है ना, यही सारा खेल बिगाड़ देता है। हेलो एवरीवन, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देखना शुरू कर चुके हैं पैसा बोलता है विद एसकेटी यानी कि मैं शालिनी कपूर तिवारी। आज के पॉडकास्ट में आपको इन्वेस्टमेंट का टिप्स तो मिलने ही वाला है, इसके अलावा टैक्स सेविंग आप कैसे कर सकते हैं
उसकी भी बहुत जो बारीक बातें होती हैं वो आप सीख पाएंगे। मैं हमेशा कहती हूँ कि पैसा बोलते हैं में कोशिश हमारी ये रहती है कि आपको पैसे से पैसा बनाना बताया जाए और ये बताया जाए कि इन्वेस्टमेंट अगर आपका गलत है तो वो सही दिशा में कैसे जाएगा। अब जाहिर सी बात है ये काम मैं तो कर नहीं सकती, इसीलिए हमारे साथ इस पॉडकास्ट में रहते हैं अपने क्षेत्र के एक्सपर्ट। आज मेरे साथ जो गेस्ट हैं वो बहुत खास हैं। कई सालों से मैं उन्हें जानती भी हूँ। जब जी बिजनेस में थी तब उनके साथ बहुत बात होती थी। हम टैक्स को लेकर उनके साथ कई एपिसोड किया करते थे। पॉडकास्ट में मेरे साथ वो आज आपको पहली बार दिखाई देंगे। आप उन्हें इन्वेस्टमेंट एक्सपर्ट कह लीजिए, आप उन्हें टैक्स एक्सपर्ट कह लीजिए, इकोनॉमी एक्सपर्ट कह लीजिए। मेरे साथ हैं सुनील गर्ग सर। बहुत स्वागत है सर आपका। थैंक यू। हमने इसके पहले जितनी बार भी बात की है सर वो टैक्स रिलेटेड रही है। आज पहली बार शुरुआत में इन्वेस्टमेंट और पैसे से पैसा बनाने के साथ शुरू करने जा रही हूँ, क्योंकि मेरे व्यूवर्स हमेशा ये सुनना चाहते हैं कि जल्दी पैसा कैसे बनेगा। वो पैसा जो हम 5 साल 10 साल में बना सकते हैं वो 2 साल में कैसा बनेगा। तो इसलिए पहला सवाल तो मैं यही पूछ रही हूँ कि क्विक मनी की क्या टिप्स हैं आपके पास। देखो शालिनी, क्विक मनी का तरीका है कि आप अपनी इनकम बढ़ा लो। अगर आप ये सोचते हैं कि पैसे से पैसिव इनकम से आप क्विक मनी कमा सकते हैं, हाँ, तो बड़ा मुश्किल काम है। 2 फार्मूले हैं, स्केल एंड स्किल। अगर आप कोई स्किल डेवलप कर लो या कोई स्किल पे काम कर लो, और आजकल इतनी अपॉर्चुनिटी है हमारे देश में। देखो ना, कंटेंट क्रिएटर कितना बड़ा फील्ड डेवलप हो गया। कोई सोच सकता था? आज से 10 साल पहले आप सोच नहीं सकते थे कि 12 साल का बच्चा 12 लाख रुपए कमा रहा होगा। ठीक बात। तो कहने का मतलब है कि जो लोग क्विक मनी के चक्कर में पड़ते हैं ना, वो गलत रास्ते पे चले जाते हैं। बहुत सारे लोग लगता है कि क्रिप्टो से पैसा कमा लूँ, बहुत सारे लोग लगता है फ्यूचर एंड ऑप्शन से पैसा कमा लूँ, बहुत सारे लोग बैटिंग ऐप पे जाते हैं। आपको हैरानी होगी ये जानकर कि जितने लोग डीमैट अकाउंट में नहीं है, हाँ, उससे ज़्यादा लोग बैटिंग ऐप पे हैं। 25-25 करोड़ यूजर्स हैं उनके पास में। हाँ। तो ये क्विक मनी का जो, मैं क्विक इनकम की बात तो करता हूँ, लेकिन क्विक मनी का जो फंडा है वो मुझे समझ में नहीं आता, क्योंकि जो रास्ते हैं वो अच्छे नहीं हैं। हाँ, इतनी अपॉर्चुनिटी है इस देश में यंगस्टर्स के लिए कि आप बहुत जल्दी पैसा कमा सकते हो। देखो, पैसा कमाना और पैसे बनाने में बहुत फर्क होता है, ये बात तो आप मान लीजिए। हाँ। तो पैसा कमाओ ना, मना किसने किया है? पैसा कमाओ, कमा के उसको इन्वेस्ट करो और फिर पैसे से पैसा बनाओ, तो पैसा अपने आप बोलेगा। शानदार। और जैसा आपने कहा कि बैटिंग ऐप के ऊपर इतने लोग हैं, मुझे लगता है यही वो टेंशन रही होगी शायद कि सरकार को Dream11 जैसे जो ऐप थे उनमें सट्टा बंद करना पड़ा। हालांकि अभी भी सर वो चोर दरवाजे से गिफ्ट्स दे करके अभी भी अपने कस्टमर को बनाए हुए हैं। तो आप भी अगर हैं ऐसे बैटिंग ऐप के ऊपर तो मुझे कमेंट कीजिए, कमेंट करके बताइए। अब सर क्या, क्योंकि आपने कह दिया कि क्विक मनी की तो कोई टिप होती नहीं है, लेकिन पैसा कमा सकते हैं, तो उसका कुछ है, कोई तरीका है आपके पास? बहुत तरीके हैं, बहुत तरीके हैं। हाँ। और मैं आपको बता रहा हूँ, अभी जो Q2 का रिजल्ट आया है हमारे GDP का, 8.2% ग्रोथ। सोचो। और जैसे हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि 2047 विकसित भारत होगा, हाँ, आत्मनिर्भर भारत होगा। और अच्छी बात क्या है कि जो हमारी अब पॉपुलेशन है वो स्टेबलाइजेशन की तरफ है। मतलब हम 150-155 करोड़ पे पीक कर जाएंगे। हाँ। इसका मतलब ये है कि जो अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है और जिस हिसाब से इकोनॉमी ग्रो कर रही है, तो यंगस्टर्स के पास में, प्रोफेशनल्स के पास में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ है। और एआई अपने आप में ही नई इन्वेंशन है। देखिए, एक बात तो मानो, 21वीं सदी में इतनी इन्वेंशन हुई है ना शालिनी, इतनी इन्वेंशन हुई है ना कि लोगों का जीवन बदल गया। हम सोच नहीं सकते थे कि आप दुनिया के किसी भी कोने में आप बात कर लेंगे और फ्री। ठीक बात। व्हाट्सएप से आप फ्री बात कर रहे हैं, आप नेट से फ्री बात कर रहे हैं। दुनिया मुट्ठी में आ गई है। और फिर अभी रिसेंट डेवलपमेंट एआई है। तो मैं तो हर आदमी से कहता हूँ कि आप किसी चीज़ को शत्रु ना मानो, उसको दोस्त बनाओ अपना। कोई टेक्नोलॉजी आपके विरुद्ध नहीं आती है। टेक्नोलॉजी ह्यूमन हम ही तो लेके आते हैं ना। तो अगर आप उसको दोस्त बना लेंगे, बदलावों से घबराएंगे नहीं, बदलावों के साथ चलेंगे, तो पैसा कमाने का इससे अच्छा मौका, ये डिकेड जो 2 डिकेड जो मैं कहता हूँ, हाँ, मतलब अगले 20 साल जो हैं, इससे अच्छा मौका बहुत जल्दी से नहीं आता है। क्योंकि हम आजकल के दौर की बात कर रहे हैं सर, और इसी समय में एक वर्ड जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर है वो है फायर। और ख़ासकर मुझे लगता है जेनजी इसकी बहुत बात कर रहे हैं। सबको अर्ली रिटायरमेंट चाहिए। आई डोंट नो व्हाई,
मैंने तो कभी नहीं सोचा था अर्ली रिटायरमेंट के बारे में, मुझे लगता था मैं खाली होकर करूँगी क्या। लेकिन ये जो फायर टर्म है, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, रिटायर अर्ली, मैं समझना आपसे ये चाहती हूँ कि आपकी डिक्शनरी में क्या ये एग्जिस्ट करता है और क्या ये बहुत ईजिली अचीव किया जा सकता है। शालिनी, मैं भी ये समझता हूँ कि आखिर रिटायर होना क्यों? मतलब वही, हाँ, क्या करेंगे खाली बैठ के हम करेंगे क्या? और इतना टैलेंट हमारे पास में है, और हमारे तो देश के प्रधानमंत्री जी 75 की एज में इतने उसमें एनर्जी है, कितना काम करते हैं वो, तो हमें क्यों रिटायर होना है? और जो प्रोफेशन, जैसे मैंने बताया ना कि जो लोग जॉब में भी आजकल, पहले हम सोचते थे कि जो सैलरीड एम्प्लॉइज़ है, मतलब उनके नौकरी पेशा लोग हैं, भाई सुबह से शाम तक काम करना 10 to 6। लेकिन कोविड में भी मैं कहता हूँ कि अच्छी बात क्या हुई कि WFH, वर्क फ्रॉम होम का कंसेप्ट आ गया आपके पास में। विशेषकर महिलाओं को तो बड़ा सहूलियत हुई है, जो अपना परिवार, अपनी फैमिली को मैनेज कर पाती है WFH से, और जो ट्रैवलिंग टाइम था वो बच गया आपका। हाँ, आपको लगता है कि मेरे को एक स्टेज के बाद में अपने आप को ग्रूम करना है, किसी और फील्ड में जाना है, वो एक अच्छी बात है। मान लीजिए मैं क्वालिफाइड, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, मैं प्रैक्टिस में था, मुझे लगा कि नहीं 50 के बाद में मुझे एकेडमिक्स में जाना है। मैंने अपने आप को डाइवर्ट करना शुरू किया, मैं एकेडमिक्स में मैं पढ़ना शुरू किया, मैंने बुक्स लिखनी शुरू की, मैंने आपके यहाँ शो करने शुरू किए पिछले 8-10 सालों में। हाँ। तो एक अलग है, पर उसके लिए मैंने अपने आप को चेंज किया, पर अर्निंग को चेंज नहीं किया। मैंने अपने प्रोफेशनल को ग्रूम किया। तो मैं तो हमेशा कहूँगा कि आपको, हाँ, चेंज बहुत अच्छी बात है। कई बार आप मतलब 25-26 साल में आपने शुरू किया कोई भी प्रोफेशन, आप लगता है 20 साल हो गए यार, मैं इंजीनियर था, मैं डॉक्टर हूँ, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, मैं एडवोकेट हूँ, या मैं कुछ और प्रोफेशन में हूँ। आप उस पर एड ऑन कर सकते हैं, आप अपने वर्किंग आवर्स को कम कर सकते हैं, आप रिसर्च को बढ़ा सकते हैं, ट्रेनिंग को बढ़ा सकते हैं। हाँ, उसके लिए एक बात है जो आजकल कंसेप्ट भी आ रहा है, जैसे आपने कहा फायर, कि भाई मेरे को एक फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस आ जाए और उसके बाद में मैं रिटायर हो जाऊँ, ताकि मेरे को ये ना हो कि मुझे 10 to 7 काम करना है, उसी से मेरी इनकम आएगी, उसी से मेरा घर चलेगा। हाँ। उसके लिए फिर आपको बहुत इंटेलिजेंट प्लान करना पड़ता है, और इंटेलिजेंट प्लान आपको फ्रॉम द एज ऑफ 25, जब आप जनरली वर्किंग एज हमारे यहाँ 25-26 साल की है। हाँ। आप जब ग्रेजुएट होके, पोस्ट ग्रेजुएट होके निकलते हैं, तो मुझे लगता है कि उसके बाद आपको अपने गोल अचीव करने के लिए आपको टारगेटेड गोल्स होने चाहिए कि मेरे को अपने आप को किस हिसाब से सेट करना है, यानी अगले 20 साल का मेरा गोल क्या है। अगर मैं 45 में या 50 में चेंज करने की सोचता हूँ, रिटायर की तो मैं बात ही नहीं करता, जैसे मैंने बताया आपको, यू शुड नेवर रिटायर। ये बड़ा फंडा क्लियर है मेरा। आपको लगता है मुझे और कोई काम करना है, तो आप सोशल सर्विस में भी जा सकते हो। अब सवाल उठता है कि जब मैं कोई काम नहीं कर रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल, या मैं अर्निंग नहीं कर रहा हूँ, तो मेरी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस कहाँ से आएगी? हाँ, ठीक बात। और मेरे को इनकम कहाँ से आएगी, जिसको हम पैसिव इनकम कहते हैं। हाँ। तो पैसिव इनकम के लिए आपको अपना ऐसा पोर्टफोलियो बनाना चाहिए कि जहाँ से आपको फिक्स्ड इनकम आए, जहाँ रिस्क आपका मिनिमाइज हो जाए। अगर आप इस तरह से प्लान कर सकते हैं, तो फिर आप अपने गोल्स को अचीव कर सकते हैं, अपनी रिटायरमेंट को प्लान कर सकते हैं, और उसके लिए बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं। मुझे थोड़ा फिर इसकी चेकलिस्ट दीजिए ना, कि मेरे व्यूअर उसको लिख लें कहीं पे, और उसमें से जो जो वो करते जाएं उस पर वो टिक लगाते चले जाएं कि सर ने हमें ये बताया था कि अर्ली रिटायरमेंट अगर आप प्लान करें, आप तो रिटायरमेंट वर्ड यूज़ ही नहीं कर रहे हैं सर, पर अगर आपको वो अचीव करना है, पैसिव इनकम 45 तक आपके पास बिल्कुल आपकी सैलरी बराबर आने लगे, तो वो चेकलिस्ट क्या होनी चाहिए जो 25 से व्यक्ति करने लगे? देखो शालिनी, एक बात मानिए कि जो मैं फ्यूचर को देखता हूँ, और विशेषकर अपने देश के फ्यूचर को देखता हूँ, मुझे लगता है कि हमारे जो ग्रोथ पर्सपेक्टिव है, और पिछले 10-11 सालों में रहा है, हमारा इन्फ्लेशन 5-6% के आसपास है, ग्रोथ 8% के आसपास है, रिटर्न्स ऑन इन्वेस्टमेंट्स, सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट्स 6%, बैंक में FDRs हैं। तो मैं तो इन चीज़ों को 4 स्लैब में बांट के चलता हूँ, 6 सबसे सेफेस्ट, 9, 12, 15 एंड अबव। अगर हम 4 स्लैब बना लें कि 6, 9, 12, 15 के स्लैब हैं, और ये हमारा पोर्टफोलियो होना चाहिए। 6% के स्लैब में क्या है आपके पास में बैंक में FDR है, या डेट फंड्स हैं 6-7% वाले। 9-10 वाले में क्या पोर्टफोलियो में है, गवर्नमेंट स्कीम्स हैं, PPF है 8% पे हो रहा है, सुकन्या समृद्धि योजना है, वो आप प्लान कर सकते हो अपने बच्चों के लिए, या आप कॉर्पोरेट बॉन्ड्स प्लान कर सकते हो जहाँ पे 9-10%, अच्छे रेटेड बॉन्ड्स भी 10-11% पे आते हैं। 12% की CAGR की हम बात करें तो म्यूचुअल फंड्स जनरली 12, 13, 14% पे आपको वो ग्रो कर रहे होते हैं।
तो आप अपने पोर्टफोलियो को इस तरह से मैनेज करो, जैसे कहते हैं ना, सारे अंडे एक घोंसले में, ऑल द नेस्ट शुड नॉट बी केप्ट इन वन नेस्ट, ऑल द एग्स। तो आपको करना चाहिए कुछ आपकी सेफेस्ट रिटर्न होनी चाहिए, रिस्क फ्री। वो बॉन्ड्स हो सकते हैं, वो LIC की रिटर्न्स हो सकती हैं, जैसे सिंगल प्रीमियम पॉलिसीज़ हैं जो अगले 100 साल तक आपको रिटर्न 6% 7% एश्योर कर रही हैं, मतलब जो गवर्नमेंट स्कीम भी है। आप NPS PPF आप प्लान कर सकते हैं कि मुझे PPF से पैसा आएगा, मैं उसकी एन्युटी प्लान ले लूँगा। उसके बाद में NPS आपने प्लान कर लिया, और आपको पता होगा ये बड़ी अच्छा फीचर है, लोगों को पता नहीं है, लोग यूज़ नहीं करते हैं, मुझे नहीं पता क्यों, कि आप NPS में भी तो आप डेट में या इक्विटी में पैसा लगाते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब आपका NPS मैच्योर होता है तो 60% टैक्स फ्री है। भाई आप अगर नॉर्मल इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में जा रहे हैं, अब म्यूचुअल फंड्स को पीछे, तो आपको टैक्स पे करना है। हाँ। लेकिन NPS से जो आपकी मैच्योरिटी आएगी वो तो टैक्स फ्री है। तो अगर आप एट द एज ऑफ 30 उसको स्टार्ट कर रहे हैं NPS को लगाना, तो आप ये सोचिए कि आप 60 के बाद में, जनरली रिटायरमेंट एज 60 है हमारे यहाँ पर, तो 60 के बाद में आपके पास में NPS से पैसा आएगा, PPF आपके मैच्योर हो रहे होंगे, आपके LICs मैच्योर हो रही होंगी, तो उनसे आप एन्युटी प्लान ले सकते हैं। तो वो एक जो पोर्टफोलियो आपका बन जाएगा, वो मैं हमेशा कहता हूँ, देखिए रिस्क टेकिंग एज जो होती है ना, वो बिलो 45 है। ठीक बात। वंस यू आर मोर देन 55 तो रिस्क नहीं, आपको एक अश्योर्ड रिटर्न चाहिए, और ऐसी रिटर्न चाहिए जहाँ से आपको एटलीस्ट, और हम क्या कहते हैं सेफ, क्या होता है सेफ है, जहाँ आपके एक्सपेंडिचर्स जो आप, देखिए आप इनकम को तो असेस कर सकते हैं, लेकिन जो आपके एक्सपेंडिचर्स हैं, भाई मेरी इनकम 50,000 रुपये, मेरे खर्चे 60,000 रुपये, तो मैं सेफ जोन में नहीं हूँ ना। बिल्कुल। यानी मेरे कहने का मतलब है कि मेरे जितने खर्चे हैं 20% की कंटीजेंसी भी होनी चाहिए उसमें। उतनी इनकम मेरे पास आ रही है तो मैं सेफ जोन में हूँ। तो आपको प्लान अपने एक्सपेंडिचर करने हैं और उसके कॉरस्पॉन्डिंग इनकम करनी है आपको। बस ज़्यादातर लोग आज के समय में सर 50,000 सैलरी और 60,000 खर्चे वाले हैं। मैं बोलूँगी, मुझे कमेंट करके लोग बताते भी हैं, वो खुद इन चीज़ों को बताते हैं हमें कि हमारा तो मतलब यही हाल है, हम तो क्रेडिट कार्ड पे चल रहे हैं। तो आपको देख लीजिए क्रेडिट कार्ड में जब आप उस चक्कर में फंसते हैं क्रेडिट कार्ड के, हाँ। और जो उसका ब्याज है, जो इंटरेस्ट है, और जो पेनल्टीज लगती हैं, आपको पता होगा पीछे बड़ा स्कैम हुआ था, बहुत लोग फंसे उसमें, क्विक मनी। मतलब आपको, मैं तो हैरान हो गया शालिनी देख के, जब वो केस मेरे पास आया। हाँ। बड़े ऐप आए थे चाइनीज़ कंपनीज के, जो आपको हाँ, 3 मिनट में लोन दिया करते थे, 3 मिनट्स लोन। हाँ। आप सोचो कि 3 मिनट लोन में क्या होता था कि 20,000 रुपये का लोन है, उसमें 15,000 रुपये आपको दे रहे हैं, 5,000 रुपये तो पहले काट रहे हैं वो। राइट। और उस 15,000 रुपये का जो टेन्योर था प्रीपेमेंट का, वो कितना था, 7 to 15 डेज। अब लोग किस ट्रैप में फंस गए कि उन्होंने उस और जो लोग ले रहे थे उस पैसे को, कौन थे वो लोग जिनके क्रेडिट कार्ड्स डिफॉल्ट कर रहे थे। देखिए आचार्य चाणक्य ने कहा था कि अगर कर्ज लेके घी पीना चाहते हैं तो फिर आपके ऊपर है, फिर तो आपको कोई नहीं बचा सकता। हाँ। तो अगर आप क्रेडिट कार्ड के ट्रैप में हैं और उसको भी पे करने के लिए फिर और महंगा अगर लोन उठा रहे हैं, तो आप क्या कर रहे हैं, अल्टीमेटली जो आपकी फिक्स इनकम है उसका एक पोर्शन उसकी इंस्टॉलमेंट में दे रहे हैं, उसके ब्याज में दे रहे हैं। तो होगा क्या, आप मल्टीप्लायर इफेक्ट में चले जाते हैं। पहले ही आप शॉर्टफॉल थे, उस शॉर्टफॉल को पूरा करने के लिए आपको इंटरेस्ट कॉस्ट और बढ़ जाती है। जब आपकी इंटरेस्ट कॉस्ट बढ़ती चली जाती है तो फिर आपको नेसेसरी खर्चे कम करने पड़ते हैं या आपको कर्जा उठाना पड़ता है। तो मेरे पास तो बहुत सारे केस आए जहाँ पे मतलब, और मेरे को हैरानी इस बात की होती है, जो मिड लेवल एम्प्लॉयज़ है, जो 40,000 50,000, जैसे आपने एग्जांपल दिया, वो लोग ज़्यादा फंसते हैं इसमें। मैं भी ऐसे बहुत से केसेस जानती हूँ सर, लेकिन वो ज़्यादातर मैं लोअर मिडिल क्लास वालों को जानती हूँ जिनकी क्रेडिट हिस्ट्री कोई थी नहीं, या वो मजदूर वर्ग से बिलोंग करते थे। उनको कहीं पे ऐसा ऐड दिखाई दिया, वो फेसबुक चला रहे हैं तो उनको ऐड दिखाई दे गया, उसमें उनके डॉक्यूमेंट्स कम मांगे जाते हैं। जैसे आप बैंक से लोन लेते हो तो वो आपकी क्रेडिट हिस्ट्री चेक करते हैं ना, तो वो कुछ चेक नहीं करते हैं, वो डायरेक्ट पैसा काट के आपको जितना चाहिए वो ब्याज तो पहले ही रख लेते हैं और फिर आपको दे देते हैं, और फिर आपको वो अगले महीने से ब्याज देना होता है। तो मैं भी बहुत जानती हूँ, बट वो लोअर मिडिल क्लास वालों को जानती हूँ। बट येस, ये स्कैम हुआ है, यू आर राइट, और हम भूल चुके हैं शायद इस चीज़ को। और आपको एक और बात बताता हूँ, जब प्रधानमंत्री जी ये स्कीम 5 लाख की हेल्थ स्कीम लेके आए थे, हेल्थ फॉर ऑल, आयुष्मान भारत, तो आप उनका भाषण देखिए, उन्होंने क्या कहा था। उन्होंने कहा था कि जो ये लोअर मिडिल क्लास फैमिलीज हैं, ये कर्जे में जब आती हैं जब कोई घर में बीमार हो जाए और उसको पे करने के लिए मजबूरी है, और वो कर्जा ऐसा हो जाता है कि वो उस ट्रैप से निकल नहीं पाते। वो तो मजबूरी है,
कोई बीमार है तो आप पैसा उठा रहे हैं। तो 5 लाख का उन्होंने आयुष्मान भारत लेके आए। लेकिन दुख कब होता है, जो हमारे ये यंगस्टर्स ये जो कर्जा उठा रहे हैं, किस लिए उठा रहे हैं? खर्चा करने के लिए। ट्रू। उल्टे सीधे खर्चे करने के लिए आप क्विक मनी से पैसा ले रहे हैं। आपको पता है, आपको ये नहीं पता कि मेरी सैलरी इतनी है तो मैं कैसे पे करूंगा। तो देखिए, आपको एक प्लान तो करना पड़ेगा कि आपकी इनकम कितनी है, मेरे नेसेसरी खर्चे के, जो कहते हैं ब्रेड एंड बटर। लग्जरी स्टार्ट्स आफ्टर ब्रेड एंड बटर। लेकिन लोग क्या करते हैं कि ब्रेड एंड बटर से पहले लग्जरी चाहिए उनको। सबको आईफोन चाहिए, हाँ, वो भी ईएमआई पे। आप 20,000 रुपये 30,000 कमाने वाला अगर 50-60 हज़ार का आईफोन लेता ईएमआई पे, तो आप अपनी इनकम को, अपनी डिस्पोजेबल इनकम को स्क्वीज कर रहे होते हैं। देखिए, एक शब्द है डिस्पोजेबल इनकम। हम टोटल सैलरी तो हमारी 1 लाख रुपए है, लेकिन मेरे को वो सारी ईएमआई कटने के बाद में 20,000 रुपये आ रहे हैं, तो मेरे पास डिस्पोजेबल 20,000 है। हम मानते हैं उसको 1 लाख रुपए हैं। 1 लाख कहाँ है? मेरी कार की इंस्टॉलमेंट चली गई, मेरे एलआईसी के प्रीमियम चले गए, मेरे घर की प्रीमियम चला गया, मेरे क्रेडिट कार्ड के पैसे चले गए। हाँ। तो डिस्पोजेबल इनकम कहाँ बची आपको? तो आपके हाथ में नहीं है 1 लाख रुपए। तो ठीक बात। तो आपके पास तो 20,000 ही है। हाँ। तो आप उसको काउंट करो ना 20,000 रुपये को। हाँ। अगर आपने इतने और ईएमआई आपने लंबी बना रखी है, मतलब होम लोन है तो 15 साल 20 साल का है, कार लोन है तो 3 से 5 साल का है, और ये क्विक मनी का तो फिर आपको पता ही है, भगवान मालिक है। अभी हाल ही में मैं एक डेटा देख रही थी सर, जिसमें ये बताया गया कि इंडिया में जितने भी पर्सनल लोन लिए जा रहे हैं उनमें 40% लिया जा रहा है घूमने के लिए, वो भी अब्रॉड। तो 40% पर्सनल लोन लोग लेकर के घूमने जा रहे हैं, 1 हफ्ते की वेकेशन और 2 साल तक उसकी ईएमआई भरते रहो। तो येस, यू आर राइट। अब लेकिन मुझे आप फिर वो भी बताइए ना कि आपके हिसाब से डिस्पोजेबल इनकम आइडियली कितना % होना चाहिए हमारे टोटल सैलरी का, या मैं इसको अगर इस ढंग से पूछूं कि आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया ना हो, मेरी सैलरी का कितना % तो मुझे सेव करना ही करना चाहिए? देखो शालिनी, हम बचपन में देखते थे अपने पेरेंट्स को। हाँ। तो एक बात आपने नोट की होगी, और जो मिडिल क्लास फैमिली से आए हैं लोग, कि वो कुछ ना कुछ जरूर जाते थे, चाहे माँ बचाए, हाँ, कुछ ना कुछ जरूर जाते थे। हाँ। और महिलाओं को तो विशेषकर होता ही है, उनको तो सेविंग्स का शौक भी होता है। कुछ पैसा मान लो स्त्री धन का मिला, कहीं से मिला, तो वो बचा के रखती थी, बुरे वक्त में काम आएगा। और कहते थे भी बच्चों की शादी करती हैं। मैं उसको कलेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। यानी सेविंग्स की आदत एक आदत होनी चाहिए कि मुझे कुछ ना कुछ तो सेव करना है, चाहे मैं 100 रुपये बचाऊँ, चाहे मैं 1000 रुपये बचाऊँ, चाहे हम 500 रुपये बचाऊँ, और कुछ ना कुछ तो बचाना है। जितनी मेरी इनकम है उसमें से कुछ बचाना है। पहला जो आपको काम करना है ब्रेड एंड बटर का, जैसे मैंने बताया, वो तो लग्जरी नहीं है ना, तो नेसेसिटी है। हाँ। लेकिन आज क्या हो रहा है कि किचन एक्सपेंडिचर नहीं बढ़े हैं, फूड इन्फ्लेशन तो 2-2.5% पे है, बाकी खर्चे बहुत बढ़ गए हैं हमारे, घूमने के, कार के। यानी अगर आपकी प्लानिंग ऐसी भी नहीं है कि आप ये प्लान कर सकते मुझे कार कब लेनी है, कब लेनी चाहिए, या कितने की कार लेनी चाहिए, मैं कितना ईएमआई दे सकता हूँ, अगर आप मेरे से पूछेंगे तो मैं कहूँगा कि आपको कम से कम 50% इनकम जो आपकी है, 50% इनकम वो आपकी डिस्पोजेबल होनी चाहिए फॉर सेविंग्स एंड फॉर ईएमआईज। अगर आप इधर उधर के खर्चों में या इधर के एक्सपेंडिचर को फाइनेंस कर रहे थे, तो जैसे ये आपने बताया ट्रैवलिंग को फाइनेंस करना इज एक्सपेंडिचर फंडिंग। हाँ। फंडिंग 2 तरह की है ना, आपने होम लोन लेके मकान बनाया वो अलग बात है, आपने पर्सनल लोन लेके आपने घूमने चले गए वो अलग बात है। हाँ। क्योंकि जब होम लोन लेके आप मकान बनाते हैं तो आपके पास में असेट क्रिएट हो रही है, आप असेट की फंडिंग कर रहे हैं। अल्टीमेटली असेट क्या करेगी कि, क्योंकि हमारे यहाँ रियल एस्टेट में भी देखा जाए तो 12% की रिटर्न्स हैं, मतलब चाहे वो ओवर ए पीरियड ऑफ स्पेन बढ़ता है, और पिछले 3-4 साल में रियल एस्टेट ने अच्छी रिटर्न्स दी हैं आपको। मैं बता रही हूँ सर आपको, आप मेरे शो पे पहले गेस्ट हैं जिसने ये बोला है कि रियल एस्टेट की हमें 12% रिटर्न मिल रहा है। मैं बहुत खुश हूँ इस चीज़ से, आई एम वेरी हैप्पी। मेरे जितने भी गेस्ट आते हैं वो कोई 2%, 3%, 4%, मुझे 5-6% वाला भी कोई नहीं मिला है आज तक। शालिनी, लोग गलत कैलकुलेशन करते हैं। हाँ। लोग ये कहते होंगे आपसे कि जी मकान किराए पे लो और अपना बनाना क्यों? नहीं, उनका ये कहना है कि अगर हमारा जो रियल एस्टेट है उसका दाम बढ़ता भी है तो 10 साल में एक बार, ऐसा नहीं होगा कि आपने कोई फ्लैट या कोई भी आपने आज अगर प्रॉपर्टी ली है तो उसका दाम अगले साल बढ़ जाए, फिर बढ़ जाए। ऑल्दो मैं उनसे कभी
उनसे मतलब मैं ऐसा नहीं सोचती हूँ, बट मैं टोक नहीं पाती। शालिनी देखिए, हाँ। अपना मकान होना एक इमोशंस को जन्म देता है। एक मकान होना हर 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 फैमिली की एक होती है कि एक मकान अपना हो कम से कम। राइट। हमने अपनी प्रायोरिटी चेंज कर दी ना, यही तो नुकसान की बात है। देखिए, जो लोग ये कहते हैं कि साहब रिटर्न्स इन्वेस्टमेंट में 10 से 12% नहीं है, आप पिछले 25 साल का नोएडा, दिल्ली, जितने मेट्रो सिटीज़ हैं, आप पिछले 15-20 साल का देख लीजिए। राइट, टियर 2 में भी 12%, हाँ, टियर 2 में भी है जी। 12 से 15% रिटर्न है आपकी, मतलब 12% है कम से कम। कंपाउंडिंग में 12% है, मैं सिंपल की बात नहीं कर रहा हूँ। तो आप ये बात मान के चलिए कि अगर आप हाउस में इन्वेस्ट कर रहे हैं, एक तो आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं, दूसरा आपको वो रिटर्न दे के जाता है। ये ठीक है, रेंटल इनकम 3-4% है, मतलब 2.5 से 4% के बीच में रेंटल इनकम होती है। कमर्शियल में 5-6% होती है। राइट। लेकिन मकान अपने आप में एक असेट देता है आपको, एक सिक्योरिटी देता है, एक सेफ्टी देता है, और बुरे वक्त में वो काम भी आता है। अगर भगवान ना करे कभी परेशानी है तो फिर आप उसके अगेंस्ट पैसा भी ले सकते हैं, उसको रीपे कर सकते हैं, और लॉन्ग टर्म फंडिंग मिलती है आपको। Right. तो हम पता नहीं उस इन्वेस्टमेंट टूल को क्यों भूल जाते हैं। और आजकल तो रिवर्स मॉर्टगेज की स्कीम आई है। हाँ। सरकार लेके आई है ना कि रिटायरमेंट के बाद आप रिवर्स मॉर्टगेज कर लीजिए और आप हमसे पैसा ले लीजिए मंथली। तो इतनी बुरी इन्वेस्टमेंट नहीं है जितने लोगों ने इसको बना दिया है। इनफैक्ट 12% आप कह रहे हैं सर, तो ये तो म्यूचुअल फंड के बराबर हो गया। हाँ, म्यूचुअल फंड में भी मतलब बहुत उड़ के अगर ना सोचें, मिलने वालों को तो 18%, 20%, 25% तक मिला है, पर वैसे हम लॉन्ग रन के हिसाब से 12-13% ही मान के चलते हैं, तो सेम हो गया ये तो। शालिनी, इन्वेस्टमेंट को 2 हिस्सों में देखिए। हाँ। एक इन्वेस्टमेंट होती है लिक्विड इन्वेस्टमेंट, एक इन्वेस्टमेंट होती है जो फिक्स इन्वेस्टमेंट टाइप होती है। जितने भी म्यूचुअल फंड्स हैं, स्टॉक्स हैं, सिक्योरिटीज़ हैं, एफडीआर्स हैं, ये मूवेबल फंड्स हैं, लिक्विड फंड्स हैं, ठीक है। आप इनको कभी भी अनकैश कर लेते हो। प्रॉपर्टी है वो इतनी मूवेबल प्रॉपर्टी, इतना मूवेबल फंड नहीं होता। हाँ। और मैं कहूँगा आपको, गोल्ड जो है ना, कहने को मूवेबल, पर बेचता कोई भी नहीं है। ठीक बात। कोई गोल्ड नहीं कोई बेचता। नहीं बेचता। हाँ। और हमारे देश में तो कोई गोल्ड खरीदते हैं तो बहुत इमरजेंसी हो तो बेचते हैं। और मैं कह रहा हूँ ये अच्छी बात है जो हमारे पूर्वजों ने सिखाई है। इसलिए महिलाओं को गोल्ड दिया गया था कि महिलाएं जो है अपने पास रख लेंगी तो नहीं है, और कभी इमरजेंसी होती है तो काम भी आता है। तो मैं हमेशा गोल्ड को लिक्विड इन्वेस्टमेंट नहीं मानता। मैं हमेशा कहता हूँ गोल्ड जो है आपके पास में एक जमा पूंजी है, बहुत इमरजेंसी फंडिंग से कहते हैं, इमरजेंसी फंडिंग कहते हैं। तो एक मकान और गोल्ड अपनी इमरजेंसी फंडिंग मान के चलिए, बाकी में आप प्ले कर सकते हो, रिस्क टेकिंग कैपेसिटी है आपकी। तो इसको हमने एक चीज़ को बहुत दूसरे से कंपेयर करके बुरा कर दिया, ऐसा नहीं है। बैलेंस्ड अप्रोच होनी चाहिए। हाँ, मैं बता रही हूँ सर, मैं वाकई बहुत खुश हूँ कि कोई ये कह रहा है कि 12% रिटर्न हमें प्रॉपर्टी में भी मिल रहा है। अदरवाइज ज़्यादातर लोग इसे डी एस्टिमेट करने की ही कोशिश करते हैं। हमने अभी सर पॉडकास्ट किया था शरद कोहली सर का, तो उन्होंने ये संभावना जताई, उन्होंने हमें ये बताया कि अमेरिका में मंदी की आहट शुरू हो चुकी है, यूरोप में भी ऑलमोस्ट ये दस्तक देने वाला है, और उनका ये अंदेशा था कि अगर ऐसा हुआ कि यूरोप और अमेरिका में मंदी आई तो इंडिया में भी उसकी भले ही हल्की आहट सुनाई देगी, पर सुनाई देगी। मैं आपके विचार इस पे जानना चाहती हूँ कि क्या आप भी ऐसा कुछ महसूस कर रहे हैं अमेरिका में ये होता हुआ, या यूरोप में आपको भी कहीं कोई पिक्चर एक कोने में दिखाई दे रही है क्या ऐसी? मुझे तो कभी कभी क्या लगता है शालिनी कि महर्षि अरविंदो ने जो भविष्यवाणी की थी ना कि 2011 में यानी 21वीं शताब्दी में पावर सेंटर शिफ्ट हो जाएंगे, तो मुझे लगता है कि जो पावर सेंटर कभी इंडियन सब कॉन्टिनेंट में था 1000 साल पहले, हाँ। और वो वेस्ट में गया, शायद वो कहीं ना कहीं वापस आ रहा है। अब देखो हो क्या रहा है। हाँ। जितने भी एशियन कंट्रीज हैं भाई, आज ग्रोथ इंजन कौन है? चाइना है, भारत है, ये ग्रोथ इंजन बने हुए हैं। और यूरोप और यूएसए ग्रोथ इंजन नहीं रहे। अभी भी जो रिजल्ट्स अगर आप देखेंगे तो 1.5-2% पे ग्रो कर रहे हैं, कोई आधा % पे ग्रो कर रहा है। जर्मन तो अभी माइनस में ग्रो कर रहा था। मंदी के 2 कारण हैं, स्टैग्नेशन है बेसिकली वहाँ पे, और जहाँ तक लगता है मंदी का सवाल, मुझे लगता है कि वो पीक कर चुके हैं अब। मतलब यूरोप में पीक पे है, करेंसी वैल्यू बहुत हाई है, एक्सपोर्ट है नहीं, मैन्युफैक्चरिंग है नहीं, सर्विस सेक्टर में भी ग्रोथ हमारी ज़्यादा हो रही है, तो कहीं ना कहीं तो इम्पैक्ट करता ही है ना।
अब उस परिप्रेक्ष्य में मैं ये कहूँ कि भारत में, इंडिया में मैं मंदी देखता हूँ, मुझे लगता है नहीं। उसके दो कारण हैं। कारण नंबर एक, जैसे चाइना की इकोनॉमी एक्सपोर्ट बेस्ड इकोनॉमी है, मतलब एक्सपोर्ट जितना करते थे सारी दुनिया में, तो अगर एक्सपोर्ट कम होंगे तो उनको ग्रोथ थोड़ी कम होगी। हमारी इकोनॉमी कंजप्शन बेस्ड इकोनॉमी है। हम अपने सामान के बहुत बड़े कंज्यूमर भी हैं। हाँ। दूसरा जो डेमोग्राफी है, जो टैलेंट है हमारे पास में, जो यंग जनरेशन है, उसका बेनिफिट अगले 20 साल तक तो मुझे लगता है कि हमें मिलेगा ही मिलेगा। तो अगर थोड़ा बहुत फर्क आएगा भी, पर मुझे लगता है कि वो फर्क हम कवर अप कर लेंगे। जैसे हम पिछली बार हम कह रहे थे कि शायद ग्रोथ 6.5, IMF का था 6.5-7, लेकिन अब तब तो क्लियर है कि 25-26 में हम इट विल बी मोर देन 7% इन एनी केस। और अगले साल में प्रोजेक्शन जो आ रही है 7-7.5% की आ रही है। इस साल मुझे लगता है कि इट विल बी क्रॉसिंग 7%। तो जिस हिसाब से हमने पिछले 10-11 सालों में बेस तैयार किया इकोनॉमी का, और फंडामेंटल्स देखिए ना कितने अच्छे हैं हमारे। टैक्स कलेक्शन 15% की ग्रोथ है, 15 से 18% की ग्रोथ है। GST 90,000 से शुरू हुआ था, 2 लाख पे है, छप्पर फाड़ के। हाँ। 8 साल में अगर आप डबल कर रहे हैं, ठीक बात, डबल से ज़्यादा कर रहे हैं। इन्फ्लेशन अंडर कंट्रोल है, बल्कि अभी बात चल रही थी रेपो रेट भी कुछ कम करेंगे हम। अगर रेपो रेट कम करते हैं 25 पैसे का भी, तो उसका इफेक्ट मल्टीप्लायर कहता है कि आपके फाइनेंसिस, आपके लोन्स की कर्ज का रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो जाता है। तो सारे पैरामीटर इकोनॉमी के ये दिखाते हैं कि इकोनॉमी के फाउंडेशंस, बेसिक फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग है। तो मुझे लगता नहीं है कि यूरोप में उसका इफेक्ट आएगा, तो वो हिंदुस्तान में, इंडिया में भी आएगा। देखिए, क्योंकि दुनिया आपस में बहुत कनेक्टेड है, आपस में जब कनेक्ट होता है तो कहीं ना कहीं इफेक्ट आता है, पर मल्टीप्लायर इफेक्ट नहीं आएगा। और अगला जो डिकेड है हमारी ग्रोथ अच्छी है। अब मैं कुछ करोड़ों की बात आपसे कर लेती हूँ। पहले क्या होता था, हम जब करोड़पति बनने की बात करते थे तो 1-8 करोड़ की बात करते थे। अब कोई सर 1-2 करोड़ की बात नहीं करता है। 5 करोड़ 10 करोड़ से नीचे तो किसी को नहीं चाहिए आज की डेट में। अब उसमें भी जो सबसे कम वाला फिगर है 5 करोड़, मैं वो लेकर के चलती हूँ कि अगर मुझे 5 करोड़ की धनराशि अगले 20 साल में चाहिए, अब मैं इसमें एज बार हटा देती हूँ क्योंकि 25 साल वाले को 45 में रिटायर होना है, 35 वाले को 55 तक का टाइम है उसके पास। तो इसको हटाते हुए मुझे अगर 5 करोड़ चाहिए अगले 20 साल में, तो वो कैसे संभव होगा? देखो, आपको प्लानिंग बड़ी इंटेलिजेंट करनी पड़ेगी। हाँ। हम आपसे पूछ रहे हैं ताकि हमें वो मिल जाए वही तरीका। मैं बता रहा हूँ ना, वही तरीका मैं बता रहा हूँ। हाँ। पहली बात तो आपको ये जो क्विक मनी का अपने दिमाग है ना, क्विक मनी कोई चीज होती है या क्विक 20 साल में बनाना है। हाँ, सर? वही मैं आपसे कह रहा हूँ। हाँ। अच्छा, लोग करते क्या है गलती, शालिनी, कि जैसे ही मार्केट फ्लक्चुएट करती है लोग भाग जाते हैं मार्केट से। पेशेंस नहीं है सबको, मतलब रात को सोए और सुबह पैसा चाहिए। हाँ। अभी जैसे गोल्ड है, गोल्ड में क्या हुआ, पिछले 2-3 सालों में 25% की ज़्यादा रिटर्न आई है। लेकिन ओवर ए पीरियड भी आप देखेंगे पिछले 20 साल में या 25 साल में, तब भी 12% रिटर्न है गोल्ड में। तो पेशेंस चाहिए आपको, मतलब प्लानिंग विद पेशेंस करेंगे तो 5 करोड़ क्या 10 करोड़ भी पहुंच जाएंगे। हाँ। और जो मैंने आपको थंब रूल बताया कि आपको सारे एग्स, सारे अंडे एक घोंसले में नहीं रखने हैं, पेशेंस रखना है, और आपको अपनी लाइफ को भी प्लान करना है साथ में कि मेरी रिटर्न्स कुछ फिक्स रिटर्न्स होनी चाहिए, 6, 8, 9 वाली जो बॉन्ड्स या डेट वाली है। रिस्क टेकिंग कैपेसिटी वाले कुछ मिड कैप, स्मॉल कैप फंड्स में आप लगा सकते हैं पैसे। और मुझे लगता है कि MSME सेक्टर अच्छा करेगा, अरे 10-12 सालों में अच्छा करेगा ये, तो अच्छी रिटर्न्स आपको आएंगे। आपको इंश्योरेंस प्लान्स भी लेने चाहिए अपने पास में। देखिए, कुछ मैच्योरिटी जो आपके पास आफ्टर 55 आए, एक ना लाइफ का बड़ा, एक लाइफ ना साइन वेव की तरह होती है, मैं हमेशा कहता हूँ। आप स्टार्ट करते हैं 25 में, इसको 3-4 हिस्सों में बांट लीजिए। 25 से 35 पहले 10 साल आप ग्रो कर रहे होते हैं, आपके खर्चे भी कम होते हैं क्योंकि शादी आजकल 30 साल की उम्र में हो रही है और बच्चे भी लेट हो रहे हैं। तो वो जो पीरियड है वो आपका खर्चे भी कम है, तो आपको आदत डालनी चाहिए कि मैं कुछ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करूँ, कुछ सिप करना शुरू कर दूँ, चाहे छोटी हो, 10,000 की है, 5,000 की है, 15,000 की है। 35 में आप अपने कैरियर के एक स्टेज पे पहुंच जाते हैं। 35 से 45 आपकी फैमिली का भी पीरियड स्टार्ट होता है।
ठीक है ना। ठीक है। उसमें आपको ये कोशिश करनी चाहिए कि आप रिस्क टेकिंग कैपेसिटी ले सकें, मतलब म्यूचुअल फंड में पैसा लगाइए अगर आप उस रेंज में हैं 35 से 45 में, क्योंकि अब आपका 10 साल है लगाने के लिए, जहाँ अपनी रिटर्न्स को आप मैक्सिमाइज करके कर सकते हैं 12, 15, 18% की, ठीक है। 45 के बाद क्या होता है, फिर आपके बच्चे हायर एजुकेशन में जा रहे होते हैं, उनकी शादियों की बात चल रही होती है, आप 55, 57 जब पहुँचते हैं तो फिर आपको एक्सपेंडिचर, मतलब आपको अपनी डिस्पोजेबल इनकम आप फिर शिफ्ट करते हैं टुवर्ड्स योर फैमिली। तो फिर आपका पोर्टफोलियो जो पुराना चला रहा है, फिर आपको अपना पोर्टफोलियो चेंज कर लेना चाहिए कि जहाँ पे रिस्क थोड़ा कम करके, और मैं अपनी रिटायरमेंट की प्लानिंग कर रहा हूँ। और आफ्टर 60 जब आपकी एक नॉर्मल एज है रिटायरमेंट की, जो एक नॉर्मल आदमी के लिए, मैं उनकी बात नहीं कर रहा जो 50 में रिटायर होना चाहते हैं, जैसे हमने बात की थी, या 55 होना चाहते हैं, पर नॉर्मली ये स्पैन है हमारा। तो 60 के बाद में फिर आपके पास में, जैसे मैंने बताया था कि वो सारी रिटर्न्स मैच्योरिटी आ रही होगी, फिर आप 60 के बाद भी जो आपके पास पैसा आया, एनपीएस से आया, पीपीएफ से आया, या जो ऐसे फंड से आया, उसकी एन्युटी प्लान कर लीजिए। तो अगले 20, 25, 30 साल के लिए आपको पेंशन प्लान भी बुरे चीज़ नहीं होते हैं, क्योंकि हम करते क्या है, हम हर चीज़ में रिटर्न्स देखना शुरू कर देते हैं। रिटर्न्स अलग बात है, सोशल सिक्योरिटी अलग बात है। उसकी भी कीमत है ना। आपके रिटर्न्स आपने लगा दिया इंस्ट्रूमेंट 15%, 18% में, मार्केट क्रैश कर गई, तो आपको इम्पेशेंस हो जाएंगे, फिर आप भाग गए तो आपको कहते हैं ना, भंडारे में गए तो पूरी खत्म, बाहर आए तो चप्पल गायब, तो आप कहीं के नहीं रहे। तो आपको रिस्क, रिटर्न्स, सोशल सिक्योरिटी, स्टेटस, टाइम, मैच्योरिटी पीरियड्स, वो सबकी प्लानिंग करनी है। एक फैक्टर से अगर आप काम करेंगे, आज गोल्ड बढ़ रहा है तो गोल्ड में पैसा लगा दो, आज म्यूचुअल फंड बढ़ रहे तो किसी ने कहा कि नहीं वो देखो कितना 18 की उसने रिटर्न दे दिया, उसमें लगा दो, ऐसा नहीं करना चाहिए कभी भी। बैलेंस है। अगर आप म्यूचुअल फंड में, क्योंकि आप डायरेक्ट स्टॉक में जाएंगे तो दिक्कत वही है कि आप इतने एक्सपर्ट नहीं है, तो आप चुन लीजिए आपको मिड, स्मॉल, ब्लू चिप कंपनी में कितना पैसा लगाना, हर तरह के फंड्स अवेलेबल है। रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट आ गए, रीट्स आ गए हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर फंड्स आ गए हैं, चीज है, राइट। तो रिट्स में पैसा लगा दीजिए। और रिट्स में सरकार ने एक और फैसिलिटी दी है, जहाँ टैक्स में पास थ्रू स्टेटस दे दिया, इसीलिए सरकार भी चाहती है कि रिट्स को हम आगे बढ़ाएं। तो रिट्स के थ्रू आप इमोल प्रॉपर्टी होल्ड कर रहे हैं, भाई पूरी प्रॉपर्टी आप होल्ड नहीं कर सकते, तो रिट्स के थ्रू कर रहे हैं आप। या इंफ्रास्ट्रक्चर की जो प्रॉपर्टीज, इंफ्रास्ट्रक्चर के फंड्स आए हैं और बड़े कॉर्पस के साथ आए हैं, तो उसमें आप पैसा लगा सकते हैं। तो आपको थोड़ा सा तो एक काम करना पड़ेगा, आपको थोड़ा सा तो खुद भी पढ़ना पड़ेगा, खुद भी समझना पड़ेगा, हर चीज़ अवेलेबल है आप, ठीक है। लेकिन दो आपको ध्यान रखना है, मैं जैसे क्विक मनी के चक्कर में ना पड़िए, बहुत ज़्यादा रिस्क के चक्कर में ना पड़िए, और चमत्कार के चक्कर में बिल्कुल ना पड़िए। जो चमत्कार करते हैं ना लोग कि ऐसा हो जाएगा, आज स्कैम हो रहे हैं उस चक्कर में, और रिटायर्ड लोग फंस रहे हैं उसमें। जो आप बात में जो कह रहे हैं ना, जो अपनी प्लानिंग कर चुके थे रिटायरमेंट की कि भाई ये कॉर्पस होगा, दुख ये हो रहा है, आप रोज अखबार पढ़ते होंगे, वो लोग फंस जाते हैं लाखों रुपया कि किस लिए, कि उन्होंने वायदा किया था कि 1 महीने में पैसा डबल। वो तो शुरू में थोड़ा करके भी दिखा देते हैं ना, चमत्कार। हाँ, वो चमत्कार जो आपने देख लिया ना, तो चमत्कार में तो आपने जो कॉर्पस बनाया था ना, वो भी चला जाएगा आपका। वो पुरानी कहावत है, चमत्कार को नमस्कार है, अब इसको बदल देना चाहिए, चमत्कार को वो वाला नमस्कार कहना चाहिए, भैया नमस्कार नहीं चाहिए।